ये बात है साल 2002 की, जब मैं अपने बुआ के घर गया था। उनका गांव जामली इंदौर से करीब 50 किलोमीटर दूर है, जहां मैं असल में अपने बुआ के बुलाने पर गया था। पर क्यों, ये बात मुझे तब पता नहीं था। दरअसल बुआ के घर में उनकी बेटी अर्चना कुछ दिनों से अजीब हरकतें कर रही थी। पहले तो सबने सोचा कि वो कोई बीमारी होगी, लेकिन धीरे धीरे उसकी हालत बिगड़ती गई और समय के साथ साथ उसकी हरकतें और भी डरावनी होती गई। वो रात में अकेले बात करती, कभी कभी जोरों से हंसती तो कभी खुद ब खुद रोने लग जाती। दिन में भी वो किसी से ठीक से बात नहीं करती थी, बस एकटक जमीन को देखती रहती थी। उस दौरान गांव जैसे इलाकों में अक्सर बिजली का आना जाना लगा रहता था। इसलिए जब पहली बार मैंने अर्चना की हालत देखी, तब भी रात थी और बिजली गई हुई थी। लालटेन की हल्की रोशनी में उसका चेहरा बहुत ही अजीब लग रहा था। उसके बाल बिखरे हुए थे और वो कमरे के एक कोने में बैठी थी। शुरुआत में तो मुझे ऐसा लगा था कि वो वहां सो रही है, लेकिन जब मैंने पास जाकर देखा तो वो तो आंखें फाड़कर मुझे ही घूर रही थी। पर उसकी नजरों को देखकर मुझे बहुत ही अजीब सा लगा। ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे पहचानती ही नहीं। तभी उसने एकदम से अपने दांत भींचे और अजीब से आवाज में कुछ बात करना शुरू कर दिया। उसकी आवाज इतनी भारी थी कि उसे सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। इसलिए मैंने घबराकर तुरंत बुआ को बुलाया, और जब बुआ आई तो अर्चना ऐसे शांत हुई जैसे कुछ हुआ ही ना हो। शुरू में तो मुझे पता ही नहीं था कि ये सब आखिर क्या हो रहा है, पर अगले कुछ दिनों तक ये सब चलता देखकर मैं ये समझ गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। हालांकि बुआ के परिवार वाले मुझसे इस बारे में बात तक नहीं कर रहे थे, पर अर्चना के हालत को देखकर घर के बाकी लोग भी डरने लगे थे, क्योंकि अर्चना के उन हंसने और रोने की आवाजों के अलावा रात होते ही उसके कमरे से अजीब अजीब आवाजें आती थी। कभी फर्नीचर के खिसकने की तो कभी किसी के चलने की। एक रात मैंने भी ऐसा ही एक आवाज सुना। दरअसल उस रात मैं बाहर के बरामदे में सो रहा था, जब मुझे ऐसा लगा कि कोई धीरे धीरे मेरे पास आया है। जब मैंने आंखें खोली तो देखा कि अर्चना ठीक मेरे सामने खड़ी थी। उसका चेहरा अंधेरे में दिख तो नहीं रहा था, पर उसके बिखरे हुए बाल और चेहरे के आकृति को देखकर मैं तुरंत घबराने लगा था। पता नहीं उसके वहां पर मौजूद होने का क्या कारण था, पर उसको अपने सामने देखते ही मेरा पूरा शरीर जकड़ सा गया था। मैं चाहकर भी हिल तक नहीं पा रहा था। उसी दौरान अर्चना को दोबारा दांत भींचता हुआ देखकर मुझ में और सहन शक्ति नहीं बचा था। जिसके बाद मैं कब बेहोश हुआ ये मुझे भी नहीं पता चला। जब मुझे होश आया तो बुआ मेरे सामने खड़ी थी, जिन्हें मैंने पिछले रात की डरावनी घटना के बाद अर्चना के बारे में सब कुछ बता दिया। वो सभी बातें जो मैंने पिछले रात को महसूस किया था। हालांकि ये सभी चीजें वो भी महसूस कर रहे थे, लेकिन कोई भी एक दूसरे से ये बात कह नहीं रहा था। ये सब बात तो तब सामने आया जब बुआ एक पुजारी से मिलने गई, जिसके ठीक कुछ ही दिन बाद उस पुजारी ने बुआ के घर में कदम रखा। जिसके वहां कदम रखते ही न जाने क्यों अर्चना जोर जोर से चिल्लाने लगी, और फिर उसे इस हालत में देखकर उस पुजारी ने कुछ मंत्रों को पढ़ना शुरू कर दिया। जिसके कुछ ही देर के बाद पुजारी ने यह कहा कि अर्चना पर किसी आत्मा का साया है, जो शायद गांव के पास की झील से जुड़ी हुई है। ये कहते ही वो किसी तरह के मंत्रों को पढ़ने लगे, जिसको सुनते अर्चना जमीन पर गिरकर तड़पने लगी। उसके मुंह से झाग निकलने लगी और उसने एक अजीब आदमी की तरह बोलना शुरू कर दिया। उसने बताया कि उसका नाम राम किशन है और उसकी मौत उसी झील में डूबने से हुई थी, जहां अक्सर लोग नहाने जाते हैं। वो बचपन से उसी गांव में रहता था,
लेकिन एक दिन जब वो उस झील में मछली पकड़ रहा था तो अचानक उसका पैर फिसल गया और वो गहरे पानी में चला गया। आसपास कोई ऐसा नहीं था जिससे वो बचने के लिए मदद मांग सके। ये कहने के बाद अर्चना ने भारी आवाज में ये भी कहा कि वो काफी समय से अकेला है और अर्चना उसकी है और कुछ भी हो जाए वो उसे नहीं छोड़ेगा। इसीलिए उस आत्मा को अर्चना से बाहर करने के लिए पुजारी जी पूरी रात पूजा पाठ करते रहे। हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित थी और पुजारी लगातार मंत्रों का उच्चारण किए जा रहे थे। इसी बीच पुजारी जी ने अर्चना पर थोड़ा गंगा जल छिड़का, पर अर्चना अजीब तरीके से हंसते हुए ऐसा दिखा रही थी कि उस पर इन सब का कोई असर नहीं हो रहा। पर धीरे धीरे अचानक उसको गुस्सा आने लगा और वो गुस्से में चीखने लगी। उसकी आवाज इतनी भयानक थी कि घर के सभी लोग सिहर उठे थे। उसके शरीर में अजीब सी ऐंठन होने लगी थी, जैसे कोई उसे जकड़ रहा हो। उसकी आंखें ऊपर की ओर मुड़ गई थी और वो जमीन पर गिरकर तड़पने लगी थी। इसे देखकर पुजारी जी ने मंत्रों की गति तेज कर दी और हवन में और सामग्री डालना शुरू कर दिया। उन्होंने लोहे की एक कील ली और उसे जलते हुए हवन कुंड में डाल दिया, जिससे तेज चटकने की आवाज आई। जिसके बाद ही अर्चना जोर जोर से हिलने लगी, जैसे किसी अंधे की ताकत से वो लड़ रही है। तभी उस पुजारी ने एक काला धागा निकाला और उसे अर्चना के चारों ओर घुमाने लगे। उन्होंने नींबू पर सिंदूर लगाकर हवन कुंड में चढ़ा दिया, जिसके करते ही अर्चना की चीखें और भी तेज हो गई। लेकिन अचानक वो एक झटके में फिर से शांत हो गई, जैसे उसकी ताकत पूरी तरह से खत्म हो गई हो। जिसे देखते हुए पुजारी ने कहा कि आत्मा अब कमजोर पड़ रही है, लेकिन इसे पूरी तरह से मुक्त करने के लिए उन्हें सुबह एक विशेष अनुष्ठान करना होगा। ये सुनते ही घर का माहौल और भी भयानक हो गया था, क्योंकि वहां मौजूद हर कोई मंत्रों की गूंज और अर्चना की हालत से डरा हुआ था, लेकिन किसी के पास कोई और रास्ता भी नहीं था। इसलिए सभी लोग सुबह होने का इंतजार कर रहे थे। सुबह होते होते अर्चना बेहोश हो गई। जब उसकी आंखें खुली तो वो फिर से सामान्य थी, एकदम ऐसे जैसे उसने कुछ किया ही ना हो, यहाँ तक कि उसे कुछ याद भी नहीं था। फिर एकदम सुबह की पहली किरण पड़ते ही उस पुजारी जी ने फिर से जाप करना शुरू कर दिया और फिर अर्चना को तड़पता हुआ देखकर उसे गंगा जल के पानी से नहला दिया, जिसके ठीक तुरंत बाद ही अर्चना बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। जिसके बाद पुजारी जी ने हमें बताया कि अर्चना अब उस आत्मा के वश में नहीं है, जिसे सुनकर पूरे घर को राहत मिली थी। हालांकि इसके बावजूद भी पुजारी जी ने हमें ये कहा था कि उस आत्मा को पूरी तरह से मुक्त करने के लिए हमें अगले 7 दिनों तक नियमानुसार पूजा करना होगा, जिसके करने के वजह से अर्चना धीरे धीरे ठीक होने लगी। लेकिन उस डरावने रात की यादें आज भी मेरे जहन में ताज़ा है। मैं इसके बाद भी कभी बुआ के घर जाता हूँ तो रात में रुकने की हिम्मत नहीं करता, खास करके उस झील के वजह से जो उनके गांव में है। तो दोस्तों, आज के इस पहले घटना के बाद बिना किसी देरी के हम दूसरे घटना की ओर बढ़ते हैं। ये बात है साल 2013 की, जब मैं हिमाचल के एक हॉस्टल में रहा करता था। हमारा जो हॉस्टल था वो गांव से थोड़ा बाहर जंगल से सटा हुआ था, जिसके वजह से हॉस्टल के नियम बड़े ही सख्त थे। यानी कि शाम के 9 बजे के बाद किसी को भी कैंपस से बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। मेरे रूम में मेरे अलावा 2 और लड़के रहते थे और बगल के कमरे में भी 4 और लड़के, जिन्होंने हमारे तरह ही कई सारे अजीब घटनाओं का सामना किया था। हालांकि दिखने में तो वो हॉस्टल बिल्कुल ठीक ठाक था। उसे देखकर कोई ये नहीं कह सकता था
कि वहाँ कुछ ऐसा भी हो सकता है, जिसकी शुरुआत हुई थी कुत्तों के भौंकने से। पता नहीं क्यों हर रात 12 से 2 बजे के बीच हमारे कमरे की खिड़की के पास बहुत सारे कुत्ते आकर भौंकने लगते थे, खास करके हमारी खिड़कियों की तरफ देखते हुए, जैसे वहां कुछ मौजूद हो। हालांकि पहले तो हमने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन जब ये सब हर रोज होने लगा तब हम इससे परेशान होकर खिड़की के पास कुछ कंकड़ पत्थर रखने लगे थे, ताकि जब कुत्ते भौंके तो हम उन्हें भगा सके। पर पता नहीं क्यों जब भी वो कुत्ते भौंकने आते थे, पूरे कमरे में एक अजीब सा ठंडक फैल जाता था। इसी बीच मेरा एक रूममेट एक दिन अचानक रात के 3 बजे बाथरूम जाने के लिए उठा। पर जैसे वो बाथरूम जाने के लिए आगे बढ़ा, उसने कमरे के अंधेरे में किसी को घूमते हुए देखा, जिसके साथ ही उसे कमरे में एक अजीब सा बदबू भी आ रहा था। हालांकि वो स्वभाव से थोड़ा शांत होने के वजह से उसने इसका कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया, बल्कि वो चिल्लाने के बजाय उस व्यक्ति की हरकतों को चुपचाप देख रहा था। उसने देखा कि वो आदमी लगभग कुछ मिनटों तक कमरे में यहाँ वहाँ घूम रहा था, मानो वो किसी चीज की तलाश में हो। फिर अचानक वो आदमी बालकनी की ओर बढ़ा और बिना किसी आवाज के वहां से नीचे कूद गया। यानी कि जब वो नीचे कूदा तब किसी भी तरह का आवाज नहीं आया था, जो कि हमें उसकी अगली सुबह तक पता चला, जब हमारे दोस्त ने इन सब के बारे में हमें ये सब बताया। हालांकि ये सब सुनकर हमारे रोंगटे खड़े हो गए थे, लेकिन हमें ये भी लग रहा था कि शायद से वो हमें डराने के लिए ये सब कह रहा है। पर ऐसा नहीं था। जो हमारे साथ हो रहा था वो हमारे बगल वाले कमरे के साथ भी हो रहा था, इसीलिए ये हमारे लिए घबराने का कारण बनने लगा। और वहीं दूसरी तरफ हर रात कुत्तों का भौंकना भी जारी था। हालांकि मैं अब भी इन सबको एक मजाक समझ रहा था, लेकिन उस रात जो हुआ उसने मेरे नजरिए को बदल दिया। दरअसल रात को जब मैं सो रहा था तब अचानक से मुझे चादर के अंदर से ऐसा महसूस हुआ कि कोई मेरा हाथ पकड़ रहा है। उस समय तक मेरी भी नींद टूट चुकी थी। मैं बस ऐसा दिखावा कर रहा था कि मैं नींद में ही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद से वो मेरे दोस्त ही है जो मुझसे मजाक कर रहे हैं। इसीलिए उनको चौंकाने के लिए मैं उनके दोबारा छूने का इंतजार कर रहा था। और जब ऐसा हुआ तब मैं उल्टा उसका ही हाथ पकड़कर झटके से उठ खड़ा हुआ, ताकि मैं ये देख सकूं कि वो कौन है। पर वहां कोई नहीं था। मेरे सभी दोस्त गहरी नींद में सो रहे थे, इसलिए मुझे ये बात समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मैंने कंबल के अंदर से किसका हाथ पकड़ा था। हालांकि इसका वजह तो मैं नहीं जानता था, पर इस घटना के बाद से मैं बहुत ही ज्यादा डरने लगा था, खास करके ये सोचकर कि कोई आदमी रात के अंधेरे में हमारे कमरे में आता है और वहां मंडराता है। इस घटना के तकरीबन 3-4 दिनों के बाद मेरे साथ अचानक फिर से वही हुआ। यानी कि जब मैं बाथरूम जाने के लिए उठा तब मैंने किसी शख्स को एक अंधेरे कोने में खड़ा देखा। वो ना तो कुछ कर रहा था और ना ही वो हिल रहा था। पर कुछ समय के बाद वो फिर से बालकनी की ओर बढ़ा और वहां से नीचे कूद गया, पर बिना किसी आवाज के। हालांकि उसके पीछे पीछे मैं भी बालकनी की ओर गया तो था, लेकिन मैंने वहां ना तो किसी को गिरते देखा और ना ही किसी को गिरते सुना। ये सभी घटनाएं हमारे लिए जीना बहुत ही मुश्किल कर रही थी। पर उस वक्त हमारे पास इतना भी पैसा नहीं था कि हम दूसरे हॉस्टल में जा सके, जिसके वजह से हमें इस हादसे के बाद भी कई महीनों तक कई सारी अजीबोगरीब चीजें दिखते रहे, जिसमें कभी कभार तो ऐसा भी होता था कि हमारे कमरे का सामान अक्सर बिखरा हुआ मिलता था। और जब भी हम कमरे में आकर ऐसा देखते थे तब हमें
कमरे में एक अजीब सा गंध महसूस होता था। तो दोस्तों, ये तो था वो घटना जो कि रविंदर जी के साथ घटा था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा, और अगर आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, और हमें कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।